हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस क्लास में जनरल अवेयरनेस को कवर कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस को पढ़ते हुए हम पढ़ रहे थे क्या, बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। और बैंकिंग अवेयरनेस में अब तक हम कितने लेक्चर कर चुके हैं? लगभग 4 से 5 चीज़ें लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अभी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं और हमने कल क्या पढ़ा। तो देखो, कल हमने पढ़ा था आरबीआई, राइट। कल क्या पढ़ा था हमने? आरबीआई पढ़ा था, है ना। अब कल हमने आरबीआई पढ़ा था। आरबीआई का मतलब क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब कल आरबीआई के बारे में हमने सब कुछ जाना, उसके फंक्शंस जाने और क्या देखा, उसकी स्थापना देखी कि उसकी स्थापना कब हुई थी, आरबीआई वर्क कैसे करता है, किन चीज़ों को लेकर आरबीआई सेंसिटिव है, किन चीज़ों को लेकर नहीं है, कहाँ कहाँ कंट्रोल करता है, सब कुछ हमने देख लिया, राइट। तो आई होप कल का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। बाकी अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होता है मौद्रिक नीति, ठीक है। क्या इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मौद्रिक नीति। लेकिन मौद्रिक नीति पढ़ने से पहले एक चीज़ जाने हम कि आरबीआई को मौद्रिक नीति, अब ये मौद्रिक नीति है तो इसका कंट्रोल मतलब इसको होल्ड कौन करता है? मौद्रिक नीति जो होती है बेसिकली किस इंस्टीट्यूशन के लिए बनाई जाती है? तो बेसिकली आरबीआई ये मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है। अब देखो, गवर्नमेंट के पास दो चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? देखो, बेसिकली क्या है, मार्केट में मनी फ्लो या आप कैश फ्लो कह सकते हैं, मनी सप्लाई कह सकते हैं, ठीक है। मनी सप्लाई को प्रॉपर बनाए रखने का काम जो है वो आरबीआई का होता है, ठीक है। अब इसमें दो पॉलिसीज़ होती हैं। एक क्या होती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी निकालती है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो पॉलिसीज़ निकाल कर रखी हैं, जिसमें हम कहेंगे कौन कौन सी। एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, राइट, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी में काम क्या होता है भाई? फिस्कल पॉलिसी में जो होती है गवर्नमेंट टैक्सेस की बात करती है। किसकी बात होती है? टैक्स की, ठीक है। मतलब हम मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या, कहाँ से हमारे पास पैसा आता है? तो टैक्स, ठीक है। दूसरा क्या? स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करती है, ठीक है। एक पॉलिसी होती है क्या, फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और एक पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एक क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी, जो किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है। इसको आरबीआई होल्ड करता है और आरबीआई इसको दो तरीके से मैनेज करता है। दो तरीके से कैसे? दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है, आप कह सकते। जैसे फिस्कल पॉलिसी टैक्सेस और स्पेंडिंग पर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट कितना खर्च कहाँ कर रही है, किस चीज़ में लगा रही है, उससे अफेक्ट होती है क्या, फिस्कल पॉलिसी। वहीं हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी दो चीज़ों से अफेक्ट होती है या दो चीज़ों पर निर्भर करेगी। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी? पहला तो होगा मनी सप्लाई, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट की, ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मनी सप्लाई मार्केट में कैसे होगी वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब आप सोचोगे कि भाई ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, कैसे मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड है। तो देखो, बेसिक सी एक चीज़ है जो हमको जानना ज़रूरी है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पूरे तरीके से इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट पर ही हमें काम करना होगा। अगर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो मार्केट में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब ये कैसे होता है और इसमें हम क्या क्या किन टूल्स का यूज़ करके हम ये काम करते हैं, इन चीज़ों के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत इसी को कम करने के या बढ़ाने के जो है टूल्स होते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर मैं बात करूँ मॉनेटरी पॉलिसी आई कहाँ से, देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आप इसको कहेंगे, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करने की एक मेन ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके ज़रिए क्या होता है, जो क्या बनाती है, मौद्रिक नीति। पर क्या ये हमेशा से थी? तो देखो, ये हमेशा से नहीं थी। इसका अस्तित्व जो है 2016 के बाद से देखने को मिलता है। कब से? 2016 के बाद से। तो 2016 के पहले कैसा था? देखो, 2016 के पहले क्या सिचुएशन थी कि आरबीआई गवर्नर होते थे नॉर्मली, और आरबीआई गवर्नर कुछ टेक्निकल एडवाइज़र के एडवाइजिंग के साथ, मतलब उनकी सलाह के साथ काम करते थे और मॉनेटरी पॉलिसी को लागू कर देते थे। बट
2016 के बाद एक स्थिति ऐसी आती है, जैसा कि 2016 में सभी जानते हैं विमुद्रीकरण हुआ था, है ना। विमुद्रीकरण हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि 2016 में विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन, है ना, नोटबंदी हुई थी। बेसिकली क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी। ये क्या थी, एक ऐतिहासिक घटना थी। कब हुई थी ये, 8 नवंबर 2016 की डेट है ये। कब, 8 नवंबर 2016 को ये सिचुएशन हमारी बनती है मौद्रिक नीति की, सॉरी नोटबंदी की, ठीक है। अच्छा, अब 2016 में किसके दिमाग में ये विचार आया कि भाई इसके लिए हमें ज़रूरत है एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, हमें इसके लिए ज़रूरत है। देखो, एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये देश की अर्थव्यवस्था को डिसाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास काम करने के लिए, राइट। तो बस वही चीज़ थी कि एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था जिसको हमने बोला था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, किसके दिमाग में पहली बार आया था, तो मैं बात करूँ तो उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। उर्जित पटेल समिति यानी कि उर्जित पटेल कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि क्या होना चाहिए, हमारे पास एक एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होना चाहिए। और उर्जित पटेल ही कौन है, आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं पहले। क्या रह चुके हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर आप इनको कह सकते हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर ये रह चुके हैं, ठीक है ना, उर्जित पटेल। अब इनके दिमाग में विचार तो आ गया, बट जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट पहले से था ही नहीं तो क्या ये आरबीआई एक्ट में रही होगी, ऑब्वियस सी बात है ये नहीं रही होगी। क्यों, इसके लिए हमें संशोधन करना पड़ा होगा आरबीआई एक्ट में, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का विचार ही नहीं था जब एक्ट आया था। तो इसका जो एक्ट में इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा, तो आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन, किस सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा, सेक्शन 45ZB। कौन सा सेक्शन है, 45ZB। इसको ध्यान रखना, देखो 45ZB जो है, 45ZB क्या, 45ZB इस सेक्शन में हमें देखने को मिलता है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उल्लेख, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, ये बात 45ZB में कही गई है। और एक संशोधन के बाद कही गई है, क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो कहाँ से आई भाई, 45ZB से आई, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों के बारे में। तो टोटल जो मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, यहाँ होते हैं 6 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल हमें देखने को मिलेंगे 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स में अगर मैं बात करूँ 3 मेंबर्स की, तो 3 मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे और 3 मेंबर्स होंगे जो आरबीआई से होंगे, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है 3 मेंबर्स को यहाँ पे, और यहाँ आरबीआई के 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ओके। अब इस कमेटी में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये कमेटी कैसे वर्क करती है, क्या काम करती है, वो सभी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। देखो, पहली चीज़ है समिति जो होगी, आई मीन एमपीसी की अगर मैं बात करूँ, एमपीसी की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि हमने देखा सदस्य कितने हैं यहाँ पर, टोटल मेंबर जो है इनके पास 6 मेंबर हैं, जिनमें से आरबीआई से 3 होंगे और 3 जो होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे, राइट, है ना। अब ये हमने देखा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसमें क्या, आई मीन इसके कोई रूल तो होंगे ना कि ये कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी। तो इसके काम करने में कुछ चीज़ें हैं। एक तो है कोरम, ठीक है, कोरम जिसको हम बोलते हैं गणपूर्ति। क्या बोलते हैं, गणपूर्ति। कोरम क्या होता है, किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, अब यहाँ टोटल 6 मेंबर हैं, है ना। अब 6 मेंबर्स में से 1 या 2 एब्सेंट है तो क्या मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, या फिर कितने प्रेजेंट होंगे मिनिमम तो तब मीटिंग स्टार्ट होगी। तो वो चीज़ बताता है गणपूर्ति, ठीक है, यानी कि कोरम, ठीक है। अब कोरम जो है कोरम जो है वो क्या बताता है कि कैसे स्टार्ट होगी। तो कोरम जो है वो कहता है 4 सदस्य। इसका कोरम कितना है, 4 मेंबर्स का कोरम। 4 मेंबर्स जो है मिनिमम होना ज़रूरी है, तभी जो है कमेटी की जो बैठक है वो स्टार्ट होगी, ओके, ठीक है। ये बात हो गई कोरम की। नेक्स्ट क्या है, कितनी बैठकें होंगी, 1 साल में
अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम जो है हर महीने 2-2, क्या पर मंथ, मतलब एक मंथ के प्रति 2 माह में एक, ठीक है, क्या हर 2 महीने में, हर 2 महीने में एक बैठक का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 4 बैठक, कितनी, मिनिमम 4 बैठक होना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो हर 2 माह में होने का प्रावधान है, लेकिन एक प्रावधान ये भी है कि भाई अगर तुम हर 2 माह में नहीं कर पा रहे तो कम से कम हर 3 महीने में तो बैठक करो, है ना, वो चीज़ इसमें कही गई है। तो ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे काम करती है, क्या काम करती है और कितना काम करती है, ठीक है। देखो कोरम जो है उसमें 4 मेंबर होंगे, ठीक है, कम से कम 4 बार होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एमपीसी के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्षों का होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, कितने, 4 वर्ष, और री इलेक्ट ये नहीं हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई जो आपके वोट हैं वो सेम हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो लास्ट जो मत कह सकते हैं आप, जो निर्णायक मत होगा वो कौन देंगे, आरबीआई गवर्नर। मेन बॉडी कौन होती है, आरबीआई गवर्नर। अब अगर मैं बात कर लूँ एमपीसी की, तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो एमपीसी में कुल देखो 3 मेंबर हमने देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो तो भाई लिखे हुए हैं यहाँ पर जो 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं उसमें कौन होगा, एक होंगे आरबीआई गवर्नर, एक होंगे डिप्टी गवर्नर। कितने टोटल डिप्टी गवर्नर होते हैं, कल ही हमने पढ़ा था आरबीआई, बोर्ड ऑफ आरबीआई जब हमने पढ़ा था तो टोटल डिप्टी गवर्नर कितने पढ़े थे, 4। उन 4 में से एक को इसमें क्या दिया जाता है, सदस्यता दी जाती है, किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, ठीक है। उन 4 में से एक सदस्य को इसमें सदस्यता, डिप्टी गवर्नर को इसमें सदस्यता दी जाती है। इसके अलावा आरबीआई बोर्ड जो होता है, क्या होता है, आरबीआई बोर्ड, कल हमने पढ़ा था आरबीआई बोर्ड में कुल कितने 21 मेंबर होते हैं, है ना, तो वही उसी आरबीआई बोर्ड द्वारा नॉमिनेट एक मेंबर, ठीक है, उसी आरबीआई बोर्ड द्वारा नॉमिनेट एक मेंबर क्या करेगा, यहाँ पर होगा। तो आरबीआई के 3 मेंबर कौन कौन से होंगे, एक तो गवर्नर होंगे, एक डिप्टी, 4 में से एक डिप्टी गवर्नर होंगे और एक कौन होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया भाई एमपीसी क्या है, एमपीसी बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी को। पूरी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बट अब एमपीसी क्या है तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो मौद्रिक नीति भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब कैसे है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण के रूप में, प्रबंधन उपकरण मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट टूल, ठीक है, मैनेजमेंट टूल मतलब ये एक टूल है हमारी इकोनॉमी को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, है ना, और धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया क्या करता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, क्या करता है, इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई, बेसिकली मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए और महंगाई को मैनेज, यानी कि आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया है। किसको बनाया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने की बात कही गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए हमने कौन सी बॉडी बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है, ओके, है ना। अब इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई 2 चीज़ें हैं देखो क्या है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी किन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड कर रही है, क्या, इंटरेस्ट रेट, और एक डिपेंड कर रही है किस पर, मनी सप्लाई पर, किस पर, मनी सप्लाई पर। अब मार्केट में देखो सिचुएशन क्या है, इंटरेस्ट रेट अगर हाई है, देखो मार्केट में क्या है, मान के चलो मार्केट में अभी पैसा बहुत है, कैसे पैसा बहुत कैसे होगा, देखो इंटरेस्ट रेट आप तो ये जानते हैं आरबीआई क्या करता है, किसी बैंक को लोन देता है, किसी भी बैंक को आरबीआई लोन देने का काम करता है। तो मान के चलते हैं आरबीआई ने लोन दिया किसको, एसबीआई को, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब अगर आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन दिया है तो किसी इंटरेस्ट पर तो दिया होगा, इंटरेस्ट तो लिया होगा ना, कि ऐसे ही दे दिया होगा, राइट। अब इंटरेस्ट लिया होगा, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, कैसा है, हाई है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बाई चांस आरबीआई ने एसबीआई को 100 रुपये का लोन दिया है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट ही उसने
10% मान चलो 10 रखा है, ठीक है, तो 110 रुपये देने पड़ेंगे किसको, आरबीआई, एसबीआई को, आरबीआई को वापस कितने देना पड़ेगा, 110 रुपये। तो उसके पास कितना पैसा होगा देने के लिए, कम पैसा होगा ना, तो वो पब्लिक को भी क्या देगी, कम उसमें लोन देगी। किसमें, अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने हाई कर दिया है, सॉरी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो मनी सप्लाई जो होगी मार्केट में कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, देखो एक व्यक्ति है, आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन दिया, कितना इंटरेस्ट बढ़ा दिया भाई, ब्याज ज़्यादा ले लिया, ठीक है, ब्याज ज़्यादा ले लिया, तो आरबीआई के पास अब इतना पैसा तो नहीं है, इतना पैसा तो नहीं है ना आरबीआई के पास, सॉरी एसबीआई के पास अपने कस्टमर्स को देने के लिए पैसा कम है। अब जब इसके पास कम है तो ये क्या करेगा कि अपने कस्टमर्स पर भी जो क्या लगाएगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएगा। तो जब ये अपने कस्टमर्स पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएगा तो सीधी सी एक बात है भाई, इसने लगाया तो कस्टमर क्या करेंगे, कम पैसा लेंगे। अब जब कस्टमर मार्केट से पैसा, सॉरी बैंक से पैसा कम उठाएंगे, तो मार्केट में भी क्या होगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, मार्केट में भी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने से क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, है ना, डिमांड जो है वो कैसी हो जाएगी, डिमांड भी लो हो जाएगी, और डिमांड लो हो जाएगी तो प्राइस कैसे हो जाएंगे, प्राइस भी लो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्राइस लो हो जाएंगे, और अगर प्राइस लो हो गए तो क्या हो जाएगा, मंदी आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसा कब करेगा, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो आरबीआई ऐसे कंट्रोल करेगा। और अगर दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँ, अगर सिचुएशन आती है डिप्रेशन की, है ना, या मंदी की सिचुएशन आती है, तो इस स्थिति में क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को आरबीआई का कर देगा, कम कर देगा, मतलब कम दर पर आपको वो लोन देगा। किसको, बैंकों को। जब बैंकों को कम दर पर लोन देगा तो बैंक भी अपने कस्टमर्स को कम दर पर लोन देंगे, इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट में, इससे क्या होगा कि भाई देखो कस्टमर्स को हम जितना कम उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप उतना ज़्यादा लोन लोगे, आपने जितना ज़्यादा लोन लिया आपके पास उतना पैसा होगा, और जितना पैसा आपके पास होगा उतना ही ज़्यादा सामान आप खरीदेंगे कि नहीं, है ना। तो जितना ज़्यादा सामान आप खरीदेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। क्या होगी, इससे, इस सिचुएशन से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड अगर बढ़ जाती है मार्केट में तो क्या हो जाता है, डिमांड अगर बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन कम है, डिमांड बढ़ गई, तो क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए। क्या बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए, और प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है, वापस महंगाई की स्थिति का आ जाना, ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। यही रिलेशन है किसमें, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई में। अगर मार्केट में उन्हें मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो उन्हें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, और अगर मार्केट में उन्हें मनी सप्लाई को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट उन्हें बढ़ाना होगा, ठीक है। ये जो रिलेशन होता है वो इन दोनों में होता है, ठीक है, ओके, है ना। अब अगर इस तरीके से ही मार्केट में जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब इसको करने के लिए इनके पास क्या है भाई, इन सबको करने के लिए इसके पास कुछ मेथड्स होती हैं, ठीक है। मेथड्स क्या हैं भाई, उन मेथड्स को क्या कहा गया है, टूल्स कहा गया है। क्या कहा गया है, टूल्स, ठीक है। टूल्स क्या है आरबीआई के पास, तो देखो दो टाइप के टूल्स होते हैं आरबीआई के पास। अगर मैं बात करूँ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की, ठीक है, ठीक है, तो कितने हो गए, दो। एक तो हो गया क्वांटिटेटिव, ठीक है, एक होगा क्वालिटेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मात्रात्मक, और इसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक। देखो जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी की बात ये है कि भाई हम लोन कितने में दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। अल्टीमेटली बात लोन पे ही आती है, लोन पर आकर रुकती है। तो मात्रा का मतलब ये है कि हम कितना लोन दें, ठीक है, मतलब कितने इंटरेस्ट रेट पर हम लोन दें, ये डिसाइड करेंगे हम यहाँ से। किससे, क्वांटिटेटिव टूल से। क्या,
कि हम कितनी मात्रा में लोन दें, कितना इंटरेस्ट, कितना लोन दें मार्केट में, हम कितना इंटरेस्ट लगाएं कि लोन जो हो वो कम से कम हो सके या ज़्यादा हो सके, जैसा भी है। तो कितना लोन हमें देना है ये डिसाइड करता है ये क्या, क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में देना है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, ठीक है, तो कहाँ यूज़ करवाना है हमको पब्लिक से। देखो हम लोन दे रहे हैं, पर हम एक ही सिचुएशन पर देंगे जब तुम ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चर, अगर ये दो सेक्टर को आप लेते हो, तो कभी कभी क्या करती है, एक सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इस पर जो है मार्जिन कम रख देती है, और ऑटोमोबाइल्स पर मार्जिन जो होगा वो ज़्यादा रख देगी। ठीक है, क्योंकि इनको हर कोई लोन दे देता है। ठीक है, अगर इनको कहा जाए भाई कृषि को बढ़ाओ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की ओर बढ़ें, तो ये क्या करेंगे, ये एग्रीकल्चर पर जो लोन दे रहे हैं उसके पर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। ठीक है, मतलब यही कि भाई हम कहाँ लोन का उपयोग करवाएं या कहाँ लोन का उपयोग करें, सीधी सी बात ये है। ये बात होती है गुणात्मक में। ठीक है, अब इन दोनों ही चीज़ों में ये हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट में हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक रेपो रेट, ठीक है, एक हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट, एक हो जाएगा बैंक रेट, है ना, एक हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट की, तो हमारे पास दो टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, CRR और SLR। ठीक है, लिक्विडिटी को मार्केट में मेंटेन करने के लिए CRR और SLR का हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क ये है कि भाई यहाँ डायरेक्ट RBI पैसा मांगता है और यहाँ RBI इंटरेस्ट रेट लगाकर पैसे को कंट्रोल करता है। अब मैं बात करूँ यहाँ की, तो मोरल शोषण वगैरह इसमें आ जाएगा। ठीक है, मोरल शोषण। ठीक है, उसके बाद देखो ये है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे जाके इन सभी को समझेंगे। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं CRR और SLR की। देखो CRR और SLR इन दोनों से हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे और एक्चुअल में ये होते क्या हैं। देखो पहली चीज़ तो इन्फ्लेशन क्या है हमें ये पता होना चाहिए। हम इन्फ्लेशन को आप कह सकते हैं नापते कैसे हैं, क्या मापते कैसे हैं इन्फ्लेशन को, कि इन्फ्लेशन है मार्केट में, कितना इन्फ्लेशन है कितना नहीं है। तो इन्फ्लेशन को जानने के लिए ना, इन्फ्लेशन को जानने के लिए हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन को जानने के लिए हमारे पास हैं दो इंडेक्स, जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो इसको हम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स। ठीक, देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो इनका जो आधार वर्ष है वो कितना है, 2011-12। रिसेंट में इनका आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसके चेंज होने के पूरे चांसेस हैं, बट अभी ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अभी हम इसी को लेकर पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है, देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स दो अलग चीज़ें हैं। देखो अब इससे हम इन्फ्लेशन को कैसे पता करेंगे। अब आप या मैं, ठीक है, मार्केट जाते हैं, दुकानदार से चीज़ लेकर आते हैं, मान के चलो कोई बिस्किट का पैकेट लेकर आते हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले हमने जब वो पैकेट लिया था तो वो 5 रुपये का था और आज उसकी कीमत 10 रुपये है। ठीक है, ओके, आज से 10 साल पहले यानी कि 11-12 में जब हमने चीज़ ली थी तो उसकी कीमत कितनी थी, 5 रुपये, और अभी हमने वो ली है तो उसकी कीमत है 10 रुपये। ठीक है, तो प्राइस कितने हुए, डबल हुए, राइट। तो महंगाई बढ़ी है ना, कितनी बढ़ी, कितना परसेंट बढ़ा, वो सब यहीं से निकाला जाता है। ठीक है, कि आपने रिटेल प्राइस मतलब क्या है, चिल्लर चीज़ें जो बिकती है ना मार्केट में, रिटेलर्स होते हैं ना जिनके पास हम जाते हैं नॉर्मली, जहाँ से हम नॉर्मल लोग सामान खरीदते हैं, और जहाँ से वो रिटेलर्स जहाँ से सामान लेकर आते हैं वो होलसेल प्राइस में लेकर आते हैं। होलसेल प्राइस जो होता है वो रिटेल प्राइस से कम होता है, लेकिन होलसेल प्राइस जो होता है, अगर मैं बात करूँ होलसेल प्राइस की, तो होलसेल प्राइस आपको देखने को, अगर दुकानदार को 5 रुपये का पड़ रहा था जब वो बिस्किट जो हम लेकर आए, आज हमें 10 रुपये का पड़ रहा है, दुकानदार को 8 रुपये का पड़ रहा होगा। ठीक है,
और आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं 11-12 की, तो उसको ये बिस्किट कितने का पड़ा होगा? अगर 5 का है तो हो सकता है 4 का या 3 का पड़ा होगा, राइट, है ना। तो उसके लिए भी महंगाई बढ़ी और हमारे लिए भी महंगाई बढ़ी, है ना। तो इन दोनों ही इंडेक्स के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि महंगाई में क्या चेंजेस आए, है ना। पैसे की वैल्यू कितनी कम या ज़्यादा हुई। देखो, महंगाई का मतलब सीधा है मुद्रा की वैल्यू का कम हो जाना। क्यों? आज से ये 10 रुपये की कीमत इतनी थी कि भाई आज से 10 साल पहले 5 रुपये में एक बिस्किट आ जा रही थी, यानी कि 10 रुपये में 2 आ जाती, 2 आते कि नहीं आते, है ना। अब क्या हो रहा है, मतलब 10 रुपये में हम ज़्यादा सामान ले पा रहे थे, अब सिर्फ 10 रुपये में एक ही आ रहा है ना। तो मनी का वैल्यू कम हुआ कि नहीं हुआ? मुद्रा का वैल्यू कम हुआ, करेंसी का वैल्यू कम हो गया कि नहीं हो गया, है ना। मतलब हम आज 100 रुपये जेब में रख के लेके जा रहे हैं तो हम 4 सामान लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज से 10 से 15 साल पहले हम 100 रुपये जेब में रख के लेकर जा रहे थे तो 10 सामान लेकर आ रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई, है ना। क्यों? क्योंकि आज हम 100 रुपये ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में सामान पहले से कम है। कारण क्या है? महंगाई, ठीक है। तो महंगाई बढ़ने का मतलब प्राइस बढ़ने के अलावा रुपए के मूल्य का कम हो जाना भी क्या कहलाता है? महंगाई का बढ़ना। क्या कहलाता है? महंगाई। यही है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है मार्केट में, चूंकि इन्फ्लेशन के होने से क्या होता है कि इकोनॉमी जो है डाउन पड़ जाती है। इन्फ्लेशन अगर आ जाती है तो डिमांड में कमी हो जाती है, और डिमांड में कमी होने की वजह से जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है ना। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है कुछ टूल्स लेकर आती है, या अगर इन्फ्लेशन बहुत कम भी है, मार्केट डाउन है, लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो भी दिक्कत है, राइट। तो अब आता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में अभी हम पढ़ने वाले हैं सीआरआर और एसएलआर। तो देखो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहेंगे हम? कैश रिजर्व रेशियो, मतलब वो प्रतिशत जो रिजर्व रहता है कैश के रूप में। क्या बोलेंगे हम इसको वो रेशियो जो कैश के रूप में रिजर्व रहता है। किसके पास रिजर्व रहेगा? आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा, ठीक है। कौन रिजर्व रखेगा? ऑब्वियसली अदर बैंक्स, जिनको हम क्या बोलेंगे? वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। एससीबी का मतलब है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ओके। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कैश के रूप में कुछ परसेंटेज जो है वो क्या करते हैं? आरक्षित करते हैं या रिजर्व करते हैं, और ये रूल है कि उनको आरबीआई को यकीन दिलाने के लिए ऐसा करना होता है। इसको क्या बोलेंगे हम? कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन ये कितना होता है? परसेंट ऑफ एनडीटीएल। क्या बोलेंगे इसको? परसेंट ऑफ एनडीटीएल। अभी कितना है? रिसेंट में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 3% ऑफ एनडीटीएल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारा सीआरआर कितना है? 3% है। 3% ऑफ एनडीटीएल। अब आप बोलेंगे एनडीटीएल क्या होता है? देखो भाई, एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइमिंग लाइबिलिटीज। क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइमिंग लाइबिलिटीज। अब नेट डिमांड एंड टाइमिंग लाइबिलिटीज क्या है? तो देखो, कुछ ऐसे खाते होते हैं जो डिमांड पर डिपॉजिट देते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? बैंक के पास क्या लाइबिलिटीज है? डिपॉजिट, राइट। असेट क्या है बैंक का? मैंने बताया था असेट क्या है बैंक का? लोन, ठीक है। लोन क्या है? असेट है बैंक के लिए लोन। और अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज़ की, तो लायबिलिटीज़ है बैंक के लिए डिपॉजिट, है ना। कस्टमर जो डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसी से पैसा कमाता है और उसी से व्यापार करता है, उसी से लोगों को लोन देता है, राइट। तो लायबिलिटी क्या है? डिपॉजिट। अब ये क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या? ऐसा पैसा जिसको जब हम चाहे तब निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम डिपॉजिट क्या? टाइम डिपॉजिट का मतलब ये है कि ऐसा पैसा जो एक समय पर ही निकलता है। लाइक आपने देखा होगा फिक्स डिपॉजिट, है ना, राइट। फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो एक टाइम पर ही निकलता है। तो दो टाइप के अकाउंट इसमें होते हैं। एक रिकरिंग अकाउंट होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं आवर्ती जमा खाता हिंदी में, है ना। तो क्या होता है? उसको रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट, ठीक है, ये किस में आ गए आपके?
डिमांड डिपॉजिट में आ गए। किस में आ गए? डिमांड डिपॉजिट में, है ना। और अगर मैं बात करूं रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, ये दोनों किस में आ गए? आपके टाइम डिपॉजिट में आ गए, है ना। ठीक है, अब इन दोनों से ही पैसा आता है सरकार के पास, आता है बैंक के पास, इन दोनों से ही पैसा आता है। और अगर इन दोनों से पैसा आता है तो मान के चलते हैं भाई कि कितना आया, एक दिन में हमने 200 करोड़ रुपए यहाँ से उठाए। कहाँ से? डिमांड डिपो। हमारे कस्टमर ने क्या करंट और सेविंग अकाउंट के जरिए हमारे अकाउंट में कितने पैसे जमा किए? 200 करोड़ रुपए जमा किए, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के जरिए 300 करोड़ रुपए जमा किए। हमारे पास कितने हो गए? 500 करोड़। अब अगर निकाले हैं, अब अगर जमा किए हैं तो निकाले भी होंगे, राइट। कि सिर्फ जमा ही करते हैं? नहीं, निकालते भी हैं, पैसे निकाले भी जाते हैं। तो मान के चलो 150 करोड़ हमने यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ से मान के चलो 250 करोड़ हमने निकाल लिया, ठीक है, ओके। तो हमारे पास कितना बचा? यहाँ 50 करोड़ बच गया और यहाँ 50 करोड़ बच गया, तो ये क्या हो गया? 100 करोड़ हो गया भाई टोटल मिला के। तो ये जो कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? NDTL कहलाएगा। क्या कहलाएगा? NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। पूरे खर्चे निकालने के बाद बैंक के पास जो पैसा बचता है, सारे जमा किए हुए और सारे डिपॉजिट किए हुए जो पैसे हैं, डिमांड किए हुए जो पैसे हैं, उन सभी के बाद जो बैंक के पास पैसा बचता है वो कहलाता है NDTL। और इसी NDTL का ही परसेंट कौन लेता है? RBI कैश के रूप में रिजर्व करवाता है बैंक से। क्या करवाता है? RBI कैश के रूप में बैंक से रिजर्व रखवाता है। अब अगर मैं बात करूं 3% की, तो आज की डेट में CRR कितना है? 3%, ठीक है। तो इस 3% मतलब 100 करोड़ में से 3 करोड़ किसको देने होंगे? 3 करोड़ किसको देने होंगे? इनको RBI को देने होंगे। क्यों? क्योंकि कैश के रूप में देना होगा। और किस रूप में देना होगा? कैश के ही रूप में देना होगा। कैश के जरिए ही इसको दे सकते हैं। इसमें लिखा ही हुआ है कैश रिजर्व रेशियो। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको RBI के पास ही सबमिट करना होगा, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने ये पैसा जो निकाला है इसको आप RBI के पास नहीं दे रहे हैं, आप अपने पास रख ले रहे हैं कि हाँ भाई हम रिजर्व कर, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये लायबिलिटी है, सॉरी, इसमें ये आपको अनिवार्यता है, सॉरी, ये देखने को मिलेगी कि इतना पैसा आपको देना ही होगा RBI को, ठीक है। अभी कितना है? 100 करोड़ में से 3 करोड़। अब ये लाखों करोड़ों के अमाउंट में होता है, राइट। अभी तो हम बस 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब ये तो हो गया क्या? CRR, इतना पैसा जमा होगा। अब बात कर लेते हैं SLR की। तो इसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। ये क्या है? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी, कल मैंने क्या बताया था? लिक्विडिटी मतलब कैश नहीं बल्कि गोल्ड की बात हो रही। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आसानी से हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं? कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। और लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता सबसे अधिक किस में देखने को मिलेगी आपको? कैश में। फ्लो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का देखने को मिलेगा आपको? कैश का, मार्केट में, राइट। तो कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हम रखते हैं गोल्ड को मेन और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। इन दो चीज़ों को हम इसमें रखते हैं। किसको? गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब मैं बात करूं गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन चीज़ों को हमें किसके पास रखना होगा? रिजर्व RBI के पास रखना होगा। किसे? SCB जो होंगे, किसके द्वारा? कौन रखेगा? SCB के पास। देखो यहाँ से देखो, SCB के पास, यानी कि SCB मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात कर रही हूँ। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास जो भी गोल्ड और बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी वो किसके पास रिजर्व रखना होगा? RBI के पास। और अभी हमारा जो वर्तमान रेशियो है वो कितना है? 18% तक का है। तो मतलब अगर आपके पास NDTL, इसको भी NDTL में ही मापा जाता है, परसेंटेज ऑफ NDTL ही देखा जाता है इसमें,
ठीक है। तो परसेंट आपके पास टोटल बॉन्ड और गोल्ड कितने का है, आपने कहा कि भाई मेरे पास टोटल बॉन्ड और गोल्ड जो है वो 100 करोड़ का है, 100 करोड़ निकाला हमने एनडीटीएल। तो अगर आपके पास 100 करोड़ का है तो आपको 18 करोड़ किसको देने होंगे, किसको देने होंगे 18 करोड़, तुरंत में 18 करोड़ है तो आरबीआई को देने होंगे, ठीक है। देने होंगे कि नहीं देने होंगे, ठीक है, बस वही सिस्टम है ना। अब यहाँ कितना बचा आपके पास 82, कितना बचा 82, है ना। तो भाई अब इसका यूज़ करो आप, है ना, इसका यूज़ करो आप, ठीक है। और प्लस वो 3% और दिया था आपने, 3 करोड़ दिए थे, तो इसको माइनस करो, CRR माइनस करोगे कितना आएगा 79, ठीक है। तो 100 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ नहीं है बैंकों के पास, सिर्फ 79 करोड़ है। कितना है, सिर्फ 79 करोड़ है पब्लिक को लोन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ये क्या 100 करोड़ का एग्जाम्पल लिया, बट ये और भी अदर मनी करोड़ों में, लाखों में आप कह सकते हैं। मैंने अभी 100 करोड़ लिया है, 500 करोड़, 1000 करोड़, इससे भी ज़्यादा तक का पैसा होता है ना बैंकों के पास, तो उतना भी हो सकता है। आप इसको जैसे भी लेना चाहे वैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं, ये रहा बैंक के पास पैसा टोटल, ठीक है। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा, अब हम देखते हैं कि CRR और SLR जो है वो कैसे वर्क करता है हमारी मुद्रास्फीति में, आप कह सकते हैं महंगाई में काम करने के लिए। तो देखो CRR की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कितना है 3%, 3% मतलब हमारे पास पैसा कितना है अभी 100 करोड़, 100 करोड़ है तो हमको कितना देना है 3 करोड़ इनको देना है, तो कितना बच गया हमारे पास भाई 97। और टोटल SLR की भी अगर मैं बात कर लूँ तो इसके बाद हमारे पास टोटल कितना बन रहा था 79 करोड़। अब हमारे पास इतना पैसा है, अगर CRR बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, CRR को बढ़ाकर 5 या 10% कर दिया जाए, ठीक है। मान के चलो 10% कर दिया CRR, तो यहाँ से चीज़ें 10 करोड़ रुपए गए, कितना बचेगा भाई सॉरी 7 करोड़ रुपए गए, ठीक है। कितना बचेगा भाई, ठीक है, ओके, है ना। तो अगर मैं बात करूं इस चीज़ की, 7 करोड़ रुपए जाते हैं तो 72 बचता है। तो अब मुझे ये बताओ कि CRR बढ़ेगा तो बैंक के पास क्या प्रेशर बढ़ेगा, और अगर बैंक के पास प्रेशर बढ़ गया, बैंक के पास क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, CRR ज़्यादा है, हमको उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, उनके पास हमें ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ रहा है, तो वो आपको लोन देंगे क्या, नहीं देंगे। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में यही होता है, अगर इन्फ्लेशन आता है ना, तो इन्फ्लेशन में CRR को बढ़ा देने से या SLR को बढ़ा देने से क्या होता है, मेनली क्या है, CRR क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि वो कैश के फॉर्म में होता है और RBI के पास होता है, ठीक है। तो CRR को या SLR को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, CRR और SLR को अगर हमने बढ़ा दिया तो सीधी सी एक बात है कि इसमें लोन का परसेंटेज जो होगा वो हाई हो जाएगा और ये लोग जब यहाँ ज़्यादा पैसा देंगे तो आपको कैसे ज़्यादा पैसा दे सकते, फिर वो आपको कम पैसा देंगे, यानी कि लोन कम देंगे। और लोन जब कम देंगे, लोन कम कर देंगे, तो लोन कम कर देने से मतलब है कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, लोगों की डिमांड्स भी कम हो जाएंगी, डिमांड्स कम हो जाएंगी तो महंगाई कम हो जाएगी, सीधी सी एक बात है, राइट। प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे, इससे महंगाई क्या होगी, कम हो जाएगी। उसी हम अपोजिट में बात कर लें तो भाई अगर देखो महंगाई, मार्केट जो है एकदम डाउन चल रहा है, तो इसका हमने CRR जो है एकदम कम कर दिया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो। अब तुम जितना ज़्यादा लोन दोगे, लोग उतना ज़्यादा पैसा उनके पास होगा, उतना ज़्यादा वो खरीदेंगे, तो उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा मार्केट जो है वो उठेगा, राइट, है ना। जो गिरा हुआ मार्केट है वो उठेगा, है ना। तो बस उतना ही ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, और टैक्स कलेक्शन होने से ही मार्केट उठेगा और हमारी GDP भी ग्रोथ करेगी। क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो इस तरह से ही RBI मॉनिटर करता है CRR और SLR के ज़रिए, ठीक है। यही है 2 इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टूल। अब बाकी के जो टूल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम सारे नहीं कर पाएंगे, ओके। तो जितना है अभी CRR और SLR तक आई होप सभी को क्लियर होगा कि CRR और SLR कैसे वर्क, किस टाइप के टूल है, और गवर्नमेंट इनको कैसे हैंडल करके कैसे इन्फ्लेशन को और गिरावट को, दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करती है मार्केट में, ठीक है ना। तो
वही चीज़ है जो हमने देखी, क्या, CRR और SLR। देखो SLR में सीधी चीज़ ये है कि 0 से 40% तक आप दे सकते हो, अभी कितना है, 18% है। अगर मैं बात करूँ SLR को, तो SLR को RBI के पास जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है कि भाई आप अपने पास रखो लेकिन रिजर्व रखो, ठीक है, क्या रखो, रिजर्व रखो पैसा। ऐसा नहीं कि भाई आपने रख लिया अपने पास और आप किसी और को दे दो, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन CRR के साथ क्या है कि आपको RBI को ही देना होगा, उसी के पास कैश रखना होगा, ठीक है। दो ये डिफरेंस इनमें हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो CRR SLR हमने आज पढ़ लिया, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में होगा, तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।